अभी एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। प्रणय, आपके पास इस बाबत क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में तो इस पर आगाही किया गया है, लेकिन इस बीच ताइवान पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया अखिलेश, और उसके अंदर कहा गया है कि इस समय ताइवान के करीब 2.3 करोड़ लोगों के साथ खड़ा होना पहली प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। और ये उसी का हिस्सा है जिसके तहत वो ताइवान पहुंची हैं, ताइपे पहुंची हैं। और ये क्योंकि ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में देशों के सामने ये चुनौती है और ये सवाल है कि उन्हें ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में चुनना है, यानी उन्हें तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में चुनना है। और इसीलिए अमेरिका साझा मूल्यों के कारण ताइवान के साथ खड़ा दिखना चाहता है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने अपने बयान में यह भी साफ किया है कि यह कहीं भी कुछ अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पहले भी जो कांग्रेशनल डेलीगेशन आते रहे हैं ये उसी कड़ी में हुआ है। इसके पहले भी अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेता आते रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। और अमेरिका और ताइवान के रिश्ते जो हैं, अमेरिका ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 से ही चल रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी अमेरिका एक तरफ यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, जो तूल देने की कोशिश कर रहा है वो चीन कर रहा है, और चीन इस मामले को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी पेलोसी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और इन्हीं बातों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ताइवान का यह दौरा जो है, इंडो पैसिफिक का जो दौरा है, उसी की एक कड़ी है, और हम अपने उन तमाम साथी देशों के साथ का दौरा कर रहे हैं जिनके साथ हमारे साझा मूल्य हैं। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया आई है और उम्मीद के मुताबिक वही प्रतिक्रिया, धमकी वाली भाषा। चीन ने नैन्सी के ताइवान दौरे की निंदा भी की है, लेकिन इससे फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा अमेरिका को। नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी हैं ताइपे, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, ताइपे एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। वहां पर जो एयरबेस है वहां की तस्वीर, जहां से अब रवाना हो चुकी है नैन्सी। उनकी मुलाकात वहां पर कई लोगों से होनी है। ताइवान की राष्ट्रपति खुद आवाभगत के लिए वहां पर मौजूद थी और भव्य स्वागत किया गया। हालांकि सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रोशनी नहीं की गई थी। जिस तरीके की धमकी चीन की तरफ से दी गई थी, इसलिए तमाम तरह से सतर्कता बरतते हुए स्वागत किया गया नैन्सी पेलोसी का। और अब नैन्सी, ऐसा लगता है कि जहां उन्हें रुकना था वहां पहुंच गई हैं। थोड़ी देर बाद उनका बाकी जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। लेकिन ये जो यात्रा है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष की जो ताइवान की यात्रा है, उसके तमाम मायने मतलब हैं, उसे भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अब दीपक वोहरा साहब, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आना चाहूंगा। आज एक और बड़ी घटना देखने को मिली कि अल जवाहिरी का खात्मा हुआ, उसका खात्मा होना और इधर इनका पहुंचना, नैन्सी का ताइवान, क्या इसे आपस में जोड़कर भी हम देख सकते हैं? कुछ खास अर्थ यहां से भी निकाला जा सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी टाइमिंग क्या हुई थी। हाँ, ये सच है कि ये जो जवाहिरी साहब को उनकी हुरों के पास भेज दिया गया है अमेरिका ने, ये उनको मालूम था कहाँ छुपा हुआ है, और ये पाकिस्तान ने उनको बताया था। वो इसलिए सर कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक अमेरिकन जनरल से बातचीत की थी। अखबारों में तो ये कहा गया कि उन्होंने कहा भाई हमको IMF से लोन दिलवा दो और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हटा दो। तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जवाहिरी है ये पहले पाकिस्तान में था, साल भर पहले हमने कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए तालिबान को और उसको अफगानिस्तान में भेज दिया, हम नहीं रखना चाहते। क्योंकि सर, अगर दूसरा ये जवाहिरी भी पाकिस्तान ही में मारा जाता, जहां 11 साल पहले वो ओसामा साहब मारे गए थे, तो पाकिस्तान की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो उसको इसको तालिबान के पास भेज दिया। तालिबान था ही बेवकूफ, थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसको वहां रख लिया, निकाल दिया। मेरा नहीं ख्याल कोई डायरेक्ट लिंक है, लेकिन दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अमेरिका ने जो इसमें कंबाइंड मैसेज दिया है कि आतंकी दुनिया में कहीं भी छिपे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, वो सुरक्षित नहीं है। जो आपके प्रधानमंत्री ने भी 2019 में कहा था, जब उन्होंने संदेश दिया था पाकिस्तान को कि सातवें पाताल में भी छुपाओगे इनको, वहां से निकालेंगे, घर में घुस के मारेंगे। अमेरिका ने यह साबित किया। और दूसरी तरफ ये बता दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और दुनिया का चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ है। सर, मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास है, और श्रीवास्तव साहब तो बहुत जानकार हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, कर्नल दानवीर को बहुत जानकारी है। मुझे ये लगता है सर, आज जिनपिंग
बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। वो कहानी जो हम बचपन में सुना पढ़ा करते थे कि छोटी सी लड़की बोली, मामा ये जो शहंशाह है इसके तो कपड़े नहीं है, आज ये निवस्त्र हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा, धमकियां देता रहेगा इसका फॉरेन मिनिस्ट्री ये वो, लेकिन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसको दुनिया की बहुत जरूरत है। दुनिया को चीन की इतनी जरूरत नहीं है, दुनिया के पास एक ऑल्टरनेटिव है सर। जी, लेकिन देखिए दीपक बोहरा साहब, जो चीन के तेवर हैं वो ढीले होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी एक बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है कि मिलिट्री अभ्यास करेगा चीन। अब इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। प्रणय इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय देखिए, अगर आप देखें अखिलेश, इस पूरे इलाके के अंदर मैप के ऊपर अगर आप देखें तो इस पूरे क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक इस पूरे इलाके के अंदर ताइवान कई जगह एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान के आसपास के पूरे इलाके के अंदर ये एक्सरसाइज चीन करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक तरीके से पूरी ताइवान की घेराबंदी करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मैप को आप समझ सकते हैं, ये चीन है। चीन के इस ताइवान और चीन के बीच में इस इलाके को ताइवान स्ट्रेट्स कहा जाता है, यानी जलडमरू मध्य कहा जाता है। और यही ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, यानी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के इस पूरे इलाके के अंदर ताइवान के चारों तरफ एक सैन्य अभ्यास के नाम पर घेराबंदी, दबाव बनाने की कोशिश। नैन्सी पेलोसी हो सकता है कुछ घंटे रहने के बाद चली जाएं, लेकिन चीन की तरफ से कोशिश होगी कि वो ताइवान को सबक सिखाए। और इसी सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अब से 3 दिनों के भीतर 30 जुलाई को इस फुजियान प्रांत के बीच में यहां से पिंगतांग जो एरिया है वहां पर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज अमेरिका के नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से पहले की गई। और इस इलाके के साथ ही इस इलाके में, यानी दक्षिण चीन सागर के इलाके में भी चीन की तरफ से 2 से 6 अगस्त के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज का ऐलान किया गया। साथ ही जो चाइनीज अथॉरिटी ऑन मैरीटाइम सेफ्टी है उसने वार्निंग जारी की। हम आपको एक बार फिर दिखा दें किस तरीके से इस पूरे इलाके में ताइवान के इर्द गिर्द घेराबंदी करके एक सैन्य अभ्यास के नाम पर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश चीन की तरफ से। ये देखिए, ये है चीन, ये है ताइवान, और चीन और ताइवान के बीच में ये जो इलाका है इसे जलडमरू मध्य ताइवान स्ट्रेट्स कहा जाता है। ये ईस्ट चाइना सी है और ये साउथ चाइना सी है। और ताइवान का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, चीन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन ताइवान के चारों तरफ एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास के नाम पर एक सैन्य जमावड़ा करने की कोशिश, एक घेराबंदी करने की कोशिश, एक ब्लॉकेड की तरह चीजें खड़ी करने की कोशिश चीन की तरफ से। क्योंकि चीन सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इलाके के अंदर। ये ताइवान की राजधानी ताइपे है, जहां पर अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं नैन्सी पेलोसी। और अब अगले कुछ दिनों के अंदर 2 से 7 अगस्त के बीच में यह सैन्य अभ्यास होगा। लेकिन ऐसे सैन्य अभ्यास देखिए कोई नई बात है भी नहीं चीन के लिहाज से। अगर हम देखें कर्नल दानवीर, तो इसे गीदड़ भभकी अब कहेंगे आज की इस घटना के बाद, जिस तरीके से तमाम विरोध के बावजूद नैन्सी वहां पर पहुंच जाती हैं, चीन के तमाम विरोध के बावजूद। ये जो अब नई तस्वीरें सामने आ रही है, प्रणय जो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर अब चीन युद्धाभ्यास करने वाला है, इसे क्यों ना सिर्फ गीदड़ भभकी समझें। देखिए, गीदड़ भभकी थी नैन्सी पेलोसी के आने से पहले जो वो धमका रहा था। अब ये जो एक्सरसाइज करेगा, अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से अब नैन्सी पेलोसी अपना स्टेटमेंट जो दिया था, ये कूटनीतिक स्टेटमेंट वहाँ लैंड करके जो उन्होंने दिया है वो अब दे चुकी हैं। और यहाँ इस धरती से क्या वो नया बयान देंगी जिसकी वजह से चाइना और रैटल होगा। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि 1991 के अंदर यही नैन्सी पेलोसी थी जो बीजिंग के अंदर थिएनमेन स्क्वायर में जाकर अपनी एस्कॉर्ट से चोरी छुपे वहाँ पहुँचकर इन्होंने ब्लैक बैनर्स दिखाए थे। और ये चाइना की मेमोरी के अंदर बिल्कुल क्लियर और छपा हुआ है, स्पष्ट है। और अब फिर वो वन चाइना की पॉलिसी के तहत चाइनीज़ धरती पर ही मौजूद है, लेकिन ताइवान में है। और क्या किस तरीके की वो वहाँ बात करेंगी, क्योंकि वो तिब्बत के ऊपर उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है। तो ताइवान से वो जो मैसेज देंगी वो पूरी दुनिया बहुत स्पष्ट देखेगी और उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। शायद इसीलिए चाइना बहुत रैटल था, घबराया हुआ था। लेकिन इस बार अभी नैन्सी पेलोसी इस पूरे खेल के अंदर जीतती नज़र आ रही हैं। वो तो जीती नजर आ रही है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो लगभग चीज़ों को तय करने के पीछे इकोनॉमी है। जो आर्थिक वजहें होती हैं उससे सारी चीज़ें तय होती हैं। चीन अमेरिका दोनों इस वक्त आर्थिक तौर पर भी दुनिया में नंबर 1 और 2 हैं। क्या यह माना जाए, यह भी एक बड़ी वजह है, इकोनॉमी इसके पीछे बड़ी वजह कि युद्ध संभव नहीं है।
जी देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इकोनॉमी भी युद्ध बड़े फुल फ्लेज्ड वॉर के न होने की एक बड़ी वजह है, लेकिन एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि हम एक न्यूक्लियर कंडीशन में रह रहे हैं। सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और फुल फ्लेज्ड वॉर संभव नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि न्यूक्लियर कंडीशन में भी लिमिटेड वॉर्स अवश्य हो सकते हैं। लिमिटेड वॉर्स हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, और जाहिर है कि ये स्थिति इस बात को दर्शाता है कि ये आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और अमेरिका के बीच में ये जो तनाव है और बढ़ सकता है। पूरा इंडो पैसिफिक रीजन एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन बना रहेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और चाइना लगातार इस बात की कोशिश करेगा कि वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर वो 9 डैश लाइन वगैरह का नाम दे करके जो एकाधिकार का दावा करता है उसको और सशक्त और मजबूत बनाए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जिस तरीके से रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था, उसी तरीके का उदाहरण लेते हुए चाइना भी इस तरीके के मंसूबे पाल रहा था कि वो भी ताइवान के ऊपर कोई सो कॉल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करे, जैसा कि एक लीक्ड ऑडियो टेप से सामने भी आया था। तो इसको भी एक मैसेज देने के लिए कि यदि चाइना ऐसे कोई मंसूबे पाल रहा है तो बेहतर यही होगा कि उसे वो त्याग दे और ताइवान के अस्तित्व पर वो संकट खड़ा न करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका हो या विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उनका जो रिस्पॉन्स है वो यूक्रेन के संकट से भिन्न हो सकता है, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकता है, ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। ये मैसेज देने के लिए भी ये विजिट की गई है। बिल्कुल, तो अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि दुनिया की दो महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने हैं, अमेरिका और चीन, लेकिन जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइपे, उसका सीधे तौर पर अर्थ यह कि फिलहाल अमेरिका का पलड़ा भारी है। चीन के विरोध के बावजूद यहां पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष पहुंच गई हैं और नैन्सी ने क्या कुछ कहा है देखिए ट्विटर पर। हमारे प्रतिनिधि मंडल की यात्रा ताइवान के जीवंत, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से वो ट्वीट पढ़कर आपको बता सकूं क्या लिखा गया है। हमारे प्रतिनिधि मंडल की यात्रा ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ताइवान के नेतृत्व में हमारी चर्चा एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने सहित हमारे साझा हितों को बढ़ावा देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।